हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेंडेस्क वीडियो। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं आपके साथ में लगातार रीजनिंग एंड मैथ्स के लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। इसी सीरीज में आज मैं आपके साथ में लाया हूँ मैथ्स का लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ में 25 क्वेश्चंस लाया हूँ जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड इससे आपको, जैसे मेरी सेकंड 2 क्लासें हो चुकी हैं मैथ्स की, तो फर्स्ट क्लास में कुछ आपको अलग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिले होंगे, सेकंड क्लास में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से जो थर्ड क्लास है इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास में बैठते होंगे तो आप जरूर एक कॉपी और पेन लेकर बैठते होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स, जब आपको कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पहले एक बार खुद से सॉल्व करेंगे, तब आपकी थोड़ी थोड़ी रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी एंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है आपकी हैबिट है वो भी डेवलप होने लगेगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप क्लास में बैठें तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। जो चीज़ें आपको ना है, जो फार्मूले आपको ना है, वो एक साइड में आप लिखेंगे और उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उन चीज़ों का रिवीजन करके आएंगे। इससे आप देखेंगे कि आपकी जो मैथ्स है वो धीरे धीरे या रीजनिंग है वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ब्रेंडेस्क वीडियो पर लगातार मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो है वो जारी है। मॉक टेस्ट हमेशा चल रहे हैं, उस पर लगातार चल रहे हैं। कुछ बच्चे बाइलिंगुअल टेस्ट की डिमांड कर रहे थे, तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमारे टीम पूरी ब्रेंडेस्क वीडियो ने एक बाइलिंगुअल टेस्ट भी डिज़ाइन किया है। तो आप सभी लोग जाएं और टेस्ट की जो लिंक है मैं जो है वीडियो में पिन करवा दूंगा, आप जाएं, टेस्ट जरूर अटेंड करें और अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें। स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट लगाना एक पेपर क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप क्वालिफाई इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको जो टाइम मैनेज करना है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं या 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, वो मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो जब तक आप टाइम में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो हैबिट डेवलप नहीं होती है। इसलिए आपको हैबिट डेवलप करते रहना है, ठीक है। हैबिट धीरे धीरे बनानी है, जिससे आप जब एग्जाम में बैठे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर ना फील करें। तो चलिए आज अपनी जो मैथ्स की क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखेंगे, एक बार सॉल्व करेंगे, जब नहीं सॉल्व होगा फिर आप सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 0.64 डिवाइड हो रहा है 4 से, यानी कि आपको पता है यहाँ पर 0.16 आएगा डिवाइड 1.28 माइनस 0.16। यहाँ पर माइनस किया गया है 211, ठीक है। तो क्या बना 0.16 डिवाइड बाई 1.12। डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ऊपर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल हट गया, ये आपका बचा 16/112, दैट इज 1/7 आपका बचा। तो आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से देखेंगे और समझेंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन रीड करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन द नंबर 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 75 एंड 12 देन फाइंड द नेचुरल नंबर्स ऑफ 10। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शन जो होता है इज इक्वल टू रूट ओवर जितनी भी संख्याएं दी गई हो। जैसे अगर 2 संख्याएं दी हैं तो a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, ठीक है। a मल्टीप्लाई b हो जाएगा जो कि रूट में रहेगा। अगर 3 संख्याएं होंगी तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c करना पड़ेगा आपको, वो भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो आपको मीन प्रोपोर्शनल किसका निकालना है? मीन प्रोपोर्शनल निकालना है और रूट ओवर आप यहाँ पर 75 एंड 12 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। इसको आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 75 को मैंने लिख लिया 25 मल्टीप्लाई 3 लिख लिया एंड 12 को लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 3। अब आप देखेंगे कि ये जो 25 है, स्क्वायर रूट जब हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ से 5 निकल के आएगा और 3 निकल कर आएगा और 2 निकल के आएगा। तो जो मीन प्रोपोर्शनल आपका आएगा, मीन प्रोपोर्शनल जो आपका आएगा 5 3 15 2 30 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हेन द नंबर 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मीन प्रोपोर्शनल। जब आपको 30 माइनस मीन प्रोपोर्शनल है, कितना माइनस करना है? 13 माइनस करना है, तो आर के पास जो बचेगा वो 17 बचेगा। 17 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शनल का फार्मूला जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे जो आपकी मैथ्स की क्लास फर्स्ट हुई थी उसमें आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे थे। मैथ्स की क्लास सेकंड हुई, उसमें आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सीखने को मिले। इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से अपने सारे के सारे जो मैक्सिमम रिपीटेड टाइप्स हैं वो हम लोग एग्जाम तक
कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको और सारा कंटेंट एक्सप्लोर करना है, बहुत अच्छे से सारे नोट्स देखने हैं, तो आप हमारे ऐप ब्रेनडेस्क EDU में जो कोर्स चल रहा है उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी, बहुत ही जल्द वहाँ पर भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही शॉर्ट वे में बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। इफ अ स्टूडेंट्स एजेड 9 ईयर्स लीव्स द ग्रुप, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज एज? स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ में मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि आप सभी लोग फार्मेसी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो आपके लिए मैथ्स थोड़ा सा टफ हो सकती है, तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना बेसिक से समझा सकूं, उस हिसाब से मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ठीक है, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ ना हो, चीज़ें समझना आसान हो। ठीक है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि आपके सामने बेसिक से बेसिक तरीका रखूं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 15। आपको मैं फार्मूला बता चुका हूँ। एवरेज निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? सम ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट, अगर एक्सपेरिमेंट दिया है, कुछ भी दिया है, एंड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है? द एवरेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। एवरेज है 15 ईयर्स, स्टूडेंट्स कितने हैं हमें सम अभी पता नहीं है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 24। तो जब आप इसका सम निकालेंगे तो आप 24 में मल्टीप्लाई कर देंगे 15 का। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई करना भी आप कैलकुलेशन से ही सीखेंगे। पहले जब आप बेसिक से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, उस पर पकड़ हो जाएगी, तो आप धीरे धीरे खुद ही एक्सप्लोर करने लगेंगे। 15 2 होता है 300, मैंने 300 लिख दिया। 15 4 60 होता है, ऐड कर दिया, मुझे पता चला कि जो इसका सम आया वो कितना आया? वो आया 360। इफ़ अ स्टूडेंट्स एजेड 9 ईयर्स लीव द ग्रुप, अगर ये 24 बच्चों का सम है, 24 स्टूडेंट्स का जो सम आया वो 360 आया, इसमें एक बच्चे ने ग्रुप छोड़ दिया, 9 ईयर्स का था, यानी कि अब 351 ईयर्स एज बची। 351 ईयर्स एज बची, कितने बच्चों की बची? 23 बच्चों की बची। कितने की बची? 23 स्टूडेंट्स की बची। अब आप इसको डिवाइड जब करेंगे, 23 बन जा 23 हो गया। ठीक है, अब आपके पास कितना बचा? 7 and 5 12 बचा, और ये क्या हो गया? 121 हो गया। कितना हो गया? 121 हो गया। तो आपको पता है 23 4 जा क्या हो जाएगा? 4 जा हो जाएगा 12, 1 4 2 जा 8 और 1 9, एंड 5 जा क्या हो जाएगा? 115 हो जाएगा। लेकिन आपके पास 5 जा 5 बार जाएगा, तो आपके पास 121 था, और 23 5 जा क्या हुआ? 100, 115 हुआ। अब आपके पास कितना बचा? 6 बचा। डेसिमल लगाया, 23 2 हो जाएगा। ठीक है, और आगे जो आएगा आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी में 15.26 दिख रहा है। ठीक है, 15 वाला और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को मेरे साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स जो होते होंगे वो क्लियर होते चल रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोशिश करेंगे, अगर आप मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, आपको जो भी दिक्कत आ रही आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं लगातार कोशिश करूंगा कि सेशन को इम्प्रूव करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अ 15% ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ शुगर allows a customer to purchase 2 kg more for Rs 272. What is the new price of sugar per kg? जब भी आप मैथ का या अर्थमेटिकल प्रॉब्लम का, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम का कोई क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना। 2 से 3 बार पढ़ना। जब आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो वर्क करना है वो इस पे करना है कि मैं क्वेश्चन अच्छे से रीड कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। लैंग्वेज कुछ नहीं होती, लैंग्वेज हिंदी में भी वही होती है, लैंग्वेज इंग्लिश में भी वही होती है। ठीक है, क्या लिखा है? अ 50% ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ शुगर, मतलब शुगर का जो प्राइस था, शुगर के प्राइस में 15% की कमी होने पर allows a customer to purchase 2 kg more for 272. क्या करता है? जब शुगर के प्राइस में 15% ड्रॉप हो जाता है तो एक कस्टमर क्या करता है? 272 में 2 kg शुगर और एक्स्ट्रा खरीद लेता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ शुगर पर केजी? अच्छा, आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है न्यू प्राइस। ठीक, जब भी न्यू प्राइस पूछे आप 2 फॉर्मूले याद रखेंगे। जब भी न्यू प्राइस पूछे
सबसे पहले आप देखेंगे कि कितने रेस यानी कि कितना मूल्य था जो आपका प्राइस था, ठीक है, मल्टीप्लाई प्राइस पे कितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई, हम इसमें रखेंगे डिक्रीज डिक्रीज लिख दिया, एंड या हमने लिख दिया इसको इंक्रीज, ठीक। अपॉन में जब भी नया प्राइस आपसे पूछेगा, जब भी न्यू प्राइस आपसे पूछेगा तो आप हमेशा नीचे 100 लिखेंगे। आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं कि कोई भी नई चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाई कितना केजी अधिक, अधिक या कम जो खरीद पा रहा है, ठीक, ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। और जब भी आपसे ओल्ड प्राइस पूछे, ओल्ड प्राइस पूछे कि इसका पुराना मूल्य क्या था, पहले वाला मूल्य क्या था, तो आप क्या करेंगे, पूरा फार्मूला आपका सेम रहेगा, प्राइस मल्टीप्लाई डिक्रीज या इंक्रीज अपॉन में आप क्या करेंगे 100 माइनस कर देंगे, 100 माइनस कर देंगे जो भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, 100 माइनस इंक्रीज या डिक्रीज, और मल्टीप्लाई कितने केजी अधिक सामान खरीद पा रहा है, जैसे 2 केजी अधिक खरीद पा रहा है तो वो चीज़ कर देंगे अधिक या कमी। अब जैसे इस फार्मूले में क्या है, आप 15% ड्रॉप इन द प्राइस ऑफ शुगर अलाउज अ कस्टमर टू परचेज 2 kg मोर फॉर 272, व्हाट इज द न्यू प्राइस। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है इसका न्यू प्राइस क्या होगा, हमसे न्यू प्राइस पूछा गया है। तो हमने सबसे पहले प्राइस लिख लिया, प्राइस था आपका 272, इसमें कमी कितने परसेंट की हुई, आपको पता है 15% की कमी हुई। अपॉन में मैंने क्या लिख दिया, अपॉन में न्यू प्राइस पूछ रहा है तो हमेशा 100 लिखेंगे, एंड मल्टीप्लाई कितने केजी, 2 kg चीनी अधिक खरीद सकते हैं, ठीक। तो अब इस पे आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करने के लिए सिंपल इसको मैं कट करूँगा, 1 2 3 जा 6 136, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 1500 और 30, 1500 हो गया 30, 15 3 जा 45, 450 हो गया, और 15 6 जा 90, 0 9 14 1549 और 110 1 2040 2040 को जब आप डिवाइड कर देंगे 100 से तो जो नया मूल्य आपको देखने को मिलेगा वो 20.40, ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिलेगा। जब भी कभी क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि इसका ओल्ड प्राइस क्या था, ओल्ड प्राइस क्या था, तो आप कैसे निकालेंगे, प्राइस लिख दिया 272, उसमें मूल्य जो भी कमी हुई है या वृद्धि हुई है, इसमें 15% की कमी हुई है, अपॉन में 100 माइनस का 15 एंड मल्टीप्लाई के साथ कर देना है, 2 से कर देना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो चीनी का पहले वाला प्राइस निकल के आ जाएगा। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये क्या बनेगा 136 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में 85 5 3 जा एंड 5 1 जा 3 7 जा, ठीक है। आपको पता है 17 8 जा एंड मल्टीप्लाई 3, जो ओल्ड प्राइस था वो था कितना 24, ठीक है, और जो न्यू प्राइस हो गया वो 20.40 हो गया। अब एक चीज़ देख लेते हैं, 15% कमी हुई ना प्राइस पे, 15% कमी हुई यानी कि 15% की कमी हुई। आपको पता है कि 5% की जो फ्रैक्शन होती है 1/20 होती है, 3 में जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15% की फ्रैक्शन क्या हो गई 3/20, ठीक है। कमी हुई है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इसके फ्रैक्शन बनेंगे 17/20। एक बार इसको सॉल्व करेंगे, 4 5 जा एंड 4 6 जा, ये मिलेगा 17 6 जा 102 अपॉन में 5। आप देखेंगे 5 2 जा 10 डिवाइड 0 20.40। जब आप इस प्राइस में, ये ओल्ड प्राइस था, इसमें 15% की कमी कर देंगे तो आपको नया प्राइस ये देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको ये 2 फार्मूले बताए, इसको आप ध्यान में रखेंगे और जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तब आप ये फार्मूले लगाकर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका और भी मेथड होता है, वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने आपको सीधे सीधे फार्मूले बताए। इस पर आप अगर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये टाइप जब भी आपसे पूछा जाएगा आप कभी भी गलत नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। और ये जो है, जो टाइप है आपके सामने, ये मैक्सिमम रिपीटेड होता है, ठीक है, तो इस टाइप को आप अच्छे से कवर कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार रीड करें, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। Which of the following is the effective annual rate of interest
करस्पॉन्डिंग टू अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मैंने आपको ये बता दिया, जब भी आप CI ऑफ 2 ईयर्स निकालते हैं उसका एक फार्मूला बताया था, A + B + AB/100। ठीक है, ये मैंने एक बार आपको फार्मूला बताया था। अब आप एक चीज़ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि वो ये पूछ रहा है कि हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने और 6 महीने को जब 2 बार कंपाउंड किया जाएगा, उस पर 2 मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड होना है। ठीक है, और जो इंटरेस्ट पर एनम दी है ना, ये 9% पर एनम दी है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है ये पर एनम की दी है। आपसे ये पूछ रहा है जब यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने और 6 महीने कंपाउंड होगी तब उसका इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को आप ये देखेंगे कि सबसे पहले ये जो 9% रेट दी है ये पर एनम की दी है, यानी कि 12 मंथ्स की जो रेट दी है ये कितनी दी है, 9%। और हमसे क्या पूछ रहा है कि 6 मंथ और 6 मंथ, ये करके हमें 1 साल की, ये 6 मंथ और 6 मंथ की हमें 1 साल की इफेक्टिव बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड करी जा रही है। ठीक, मतलब 6 महीने में कंपाउंड हो रही है। ठीक है, तो 6 महीने 2 बार लगेगा, तो 1 साल की इफेक्टिव जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो पता चल जाएगी। तो आपको सबसे पहले 6 महीने के रेट निकालनी पड़ेगी। 12 मंथ्स की रेट कितनी है, 9%। 1 मंथ की जो रेट निकलेगी वो 9/12 हो जाएगी। और 6 मंथ की जब आप रेट निकालेंगे तो 9/12 × 6 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, यानी कि 9/2। 9/2 जब आपका बनेगा ये आपका 4.5 बनेगा। ठीक, अब आप 4.5 मतलब 6 महीने की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी, एक काम और कर सकते थे, सीधा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 महीने की दी है, तो 6 महीने की अर्धवार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो इसको सीधा आपको किससे डिवाइड कर देना, 2 से डिवाइड कर देना। मैंने आपको पूरी प्रोसेस करके बताया। आपको अगली बार से सीधा जब भी आपको दिखे कि ईयरली की हमें दी है कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट और हमें 6 मंथ की पूछ रहा है, तो उसको हाफ कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 6 महीने की ये हो गई और 6 महीने अगले भी फिर यही लगेगी 4.5। हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, हमें इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगी। क्या कि A + B 4.5 + 4.5 + 4.5 × 4.5/100। ठीक, अब आपने 4.5 ये तो 9 हो गया। अब मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, आप अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर एंड 1 से लेकर 30 तक के क्यूब बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो जब भी आपको बड़े नंबर्स दिखेंगे, जैसे आपको 45 का मल्टीप्लाई दिख रहा है तो कई बच्चे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि 45 का जो स्क्वायर होता है वो 2025 होता है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं सीधे पुट कर दूंगा कि 9 प्लस ये मुझे स्क्वायर पता है तो 2025 होता है अपॉन में 100। ठीक, अब जब आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.2025 हो जाएगा। तो जो आपकी इफेक्टिव आएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो 9.2025 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने ऐसे सॉल्व किया, मैंने पहले हाफ मतलब 6 मंथ्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली, उसके बाद मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया जो हमें 2 ईयर्स का निकालता है। ठीक है, हाफ ईयरली हो रहा है तो 2 ईयर्स का निकल रहा है। एक तरीके से हम निकाल 1 साल का ही रहे, लेकिन यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे उसमें। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच नंबर एमंग दिस इज डिवाइडेड बाई 24। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी जो रूल है वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ठीक, अच्छा 2 और 3 की मैंने यहाँ पर डिविजिबिलिटी आपको बता दी। अब मुझे 24 की डिविजिबिलिटी निकालनी। 24 क्या होता है, 24 होता है आपको पता है 8 × 3, यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 8 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, आप देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी आपको बताऊं कि लास्ट की
लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 8 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। 8 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ ऑल नंबर्स, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 3। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं वो डिवाइड होनी चाहिए 4 से, ठीक है। 5 की डिविजिबिलिटी जब आप निकालते हैं तो यूनिट डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 की डिविजिबिलिटी जब आप निकालेंगे तो ऐसा नंबर आप देखेंगे जो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, तो आप 6 की डिविजिबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ा सा टफ होती है एंड थोड़ा सा लंबी प्रोसेस होती है, तो उसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके देख लें। 8 की डिविजिबिलिटी मैंने आपके सामने बताई। 8 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि जो लास्ट की 3 डिजिट्स होती हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। 10 की डिविजिबिलिटी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 हो या जो 5 और 2 से भी डिवाइड हो, ठीक। 11 की डिविजिबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी होती है। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या करना है मुझे, जैसे एक नंबर दिया है 1331। 11 की डिविजिबिलिटी में ध्यान से समझिए, 11 की डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की जो डिविजिबिलिटी होती है इसमें सम ऑफ इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस पे जो सम है, और इवन पे जैसे क्या होगी 2, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड नंबर पर है, ये फोर्थ पर है। तो इवन प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उसका सम, ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उसका सम। ऑड पे फर्स्ट और थर्ड हो गया, इसका सम ले लिया 4। इवन पर 3 और 1 है, इसका सम ले लिया 4। इन दोनों के इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम एंड ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम जब हम करेंगे, जब उसका डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, या तो 0 आए या 11 आए, या 11 आए, तो जो है वो नंबर होगा, जो नंबर होगा वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। आप देखेंगे 4 - 4 करेंगे तो ये 0 आ रहा है, यानी कि ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 121 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। ध्यान रखिएगा आगे से। अब इन सब चीज़ों को हटाते हैं एंड चलते हैं। क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाई 24, यानी कि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 8 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो। हम देखेंगे कि इसमें 3 से कौन सा नंबर डिवाइड है। 3 सम कर लेंगे डिजिट का, 3 + 2 5, 5 2 7 और 8 15, ये तो 3 से डिवाइड है। क्या ये 8 से डिवाइड है? 8 से डिवाइड होने की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 8 2 जा हो गया 16, यहाँ पे 5 51 आता नहीं है, तो ये नंबर अपना 24 से डिवाइड नहीं होगा। 8 3 11, 11 + 1 12, 12 1 13 और 2 15, ये भी 3 से डिवाइड है। क्या ये 8 से डिवाइड है? 8 1 8 बचा 4, 41 भी 8 के टेबल में नहीं आता, ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं, सी नंबर पे 3 2 5, 5 2 7, 8 7 हो गया 15, ठीक। इसके बाद में क्या ये 8 से डिवाइड है? 8 1 8 और बचा 3, 8 के टेबल में 38 भी नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अपने पास एक ही नंबर बचा 31128, 31128, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, 31128। सबसे पहले देखेंगे 3 4 5 2 7 और 8 15, ठीक है। सम ऑफ ये 3 से डिवाइड है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 8 से क्या ये डिवाइड है? 8 से जब आप डिवाइड करेंगे लास्ट की 3 डिजिट, 8 1 8 बचा 4, 8 6 48, 8 से भी ये डिवाइड है, 3 से भी ये डिवाइड है, तो जो अपना आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। सॉल्व करिए फटाक से। आप देखेंगे क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। ए एंड बी टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 18 डेज। 18 डेज में कोई वर्क फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बी एंड सी इन 24 डेज, ठीक है। सी एंड ए कैन फिनिश अ वर्क इन सी प्लस ए कैन फिनिश अ वर्क इन 36 डेज।
इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कंप्लीट द वर्क, इसके लिए आपको सबसे पहले ए और बी प्लस सी, ए बी एंड सी की जो है आपको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। किसका किसका, 18, 9 2 18 हो गया, प्राइम नंबर में डिवाइड किया मैंने, ठीक है। इसके बाद 8 3 24 हो गया एंड 9 4 36 हो गया। आप देखेंगे कि जो इसका एलसीएम आएगा 9 8 72 आएगा। टोटल वर्क जो है वो अपना कितना है, 72 है। अब हमें इफिशिएंसी निकालनी है। ए प्लस बी की इफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क को हम डिवाइड कर देंगे, एक डे टोटल वर्क 72 था और ये कितने दिन में कर रहे हैं, टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल जाएगी, इफिशिएंसी मिल जाएगी। इफिशिएंसी मिल जाएगी। इफिशिएंसी कैसे निकाली, 72 को 18 से डिवाइड किया 4 आया, 72 को 24 से डिवाइड किया 3 आया एंड 72 को 36 से डिवाइड किया 2 आया। अब आपने एक चीज़ देखी कि ए प्लस बी की इफिशिएंसी 4 आई, बी प्लस सी की इफिशिएंसी 3 आई, सी प्लस ए की इफिशिएंसी 2 आई, लेकिन मुझे ए प्लस बी प्लस सी की अलग अलग की इफिशिएंसी चाहिए। अब एक चीज़ देखें, इन तीनों को सम कर दें, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, आपको क्या मिलेगा, 4 3 7 प्लस 2 आपको 9 मिलेगा, ठीक। आप देखेंगे 2a बनेगा प्लस का 2b बनेगा प्लस का 2c बनेगा इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपको मिलेगा 9/2। अब आपसे पूछ रहा है इन हाउ मैनी डेज बी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो आपको बी एलोन कंप्लीट द वर्क, तो आपको बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ए प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो इस वैल्यू में पुट कर दूंगा, तो मुझे बी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, ठीक है। ए प्लस सी की एफिशिएंसी आप देखेंगे कि ये कितनी है, 2 है, यानी कि b प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/2। तो जब आप b की वैल्यू निकालेंगे 9/2 माइनस का 2, यानी कि b इज इक्वल टू 9 - 4 किया 5 आया अपॉन 2। बी की एफिशिएंसी जो आई, बी की एफिशिएंसी मैंने निकाल ली 5/2 आई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी एलोन कंप्लीट द टोटल वर्क, बी जो है वो टोटल वर्क कितने दिन में कर पाएगा, टोटल वर्क कितने दिन में कर पाएगा, यानी कि तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है 72 है, और इसको डिवाइड कर देंगे इसकी एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा, टोटल वर्क पता चल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 72 × 2/5, ये 144 अपॉन में 5, 5 2 10 बचा 4, 5 8 40 बचा 4, 5 8 40, यानी कि 28.8 डेज में 28.8 डेज में ये टोटल का टोटल जो वर्क है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को टाइम एंड वर्क का ये वाला जो टाइप है वो क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्लास थी उसमें आपको टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके आगे वाली जो क्लास थी उसमें कुछ लेवल अप था। ये वाला जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा लेवल और अप है। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस सेट करवाता जाऊंगा तो आप देखेंगे कि लगभग जितने भी जो क्वेश्चन हैं आपके रिपीटेड होते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। आपको क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस सेट में बने रहना है और चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना है, सीखते रहना है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या मैंने बताई कि कॉपी पेन लेके जरूर बैठें। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ, आप उसको अपने माइंड में सेव कर लें, क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए बाहर, ठीक है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं आपके वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 2 टाइप्स ऑफ टी आर मिक्स्ड। मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये क्वेश्चन है। 2 टाइप्स ऑफ अ टी आर मिक्स्ड, द फर्स्ट टाइप कॉस्ट 18 रेस पर kg, यानी कि हमने एक फर्स्ट टाइप ले लिया और एक हमने सेकेंड टाइप की, 2 प्रकार की हमने चाय ले ली। एक द फर्स्ट टाइप कॉस्ट 18 पर kg, पहले टाइप की जो कॉस्ट थी वो 18 रेस पर kg थी एंड सेकेंड टाइप की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी, 20 रेस पर kg थी, ठीक। जब भी आपको एक चीज़ की कॉस्ट दी हो, दूसरी चीज़ की कॉस्ट दी हो एंड इन दोनों की टोटल कॉस्ट दे दी हो, तो हमेशा आप देखें, हमेशा उस क्वेश्चन में मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अप्लाई करते हैं, एक बार सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। कोई अलग एक टाइप की वैल्यू दे दी गई, सेकेंड टाइप की वैल्यू दे दी गई एंड फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की मिक्स वैल्यू दे दी गई, ठीक है। तब हमेशा मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, 2 टाइप्स ऑफ टी आर मिक्स्ड, द फर्स्ट टाइप कॉस्ट 18 रेस पर kg एंड द सेकेंड टाइप कॉस्ट 20 रेस पर kg इन व्हाट रेशियो।
किस रेशियो में दीज बी मिक्सड सो डैट बाय सेलिंग द मिक्सर एट 21 पर केजी अ प्रॉफिट ऑफ 10 kg इज गेन्ड। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि क्वेश्चन आप एक बार इसको फिर से रीड करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक बार रीड करें फिर मैं आपको समझाता हूं। रीड करिए क्वेश्चन फटाक से। टू टाइप्स ऑफ टी आर मिक्स्ड, द फर्स्ट टाइप कॉस्ट 18 पर केजी, पहले टाइप की कॉस्ट कितनी है 18 पर केजी, एंड द सेकेंड टाइप की जो कॉस्ट है वो 20 रेस पर केजी है। In what ratio should these be mixed so that by selling the mixer at 21 per kg a profit of 10% is gained? एक चीज वो पूछ रहा है, ये कॉस्ट प्राइस दिए हैं, जो उसका कॉस्ट प्राइस है द फर्स्ट टाइप कॉस्ट 18 रेस पर केजी, पहला जो टाइप है ये कॉस्ट प्राइस दिया गया है, एक चीज ध्यान रखना, और जो दूसरा टाइप है ये भी कॉस्ट प्राइस दिया गया है, और जो सेलिंग प्राइस दिया गया है, जो लास्ट में हमें क्या दिया गया है सेलिंग प्राइस दिया गया है। हम हमेशा कॉस्ट प्राइस, अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है तो मिक्सर एलिगेशन भी कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो हमें पहले यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है 21 है, और 21 पर जब हम बेच रहे हैं तो हमको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100% की कोई चीज़ है मैं उसको 10% बढ़ा के 110 में बेच रहा हूँ। क्या क्लियर है आपको? 110% की वैल्यू 21 दी है, मुझे अगर किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू के लिए मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये बना आपका 210/11। जब भी इस तरीके की फ्रैक्शन मैंने कभी भी आपको डेसिमल में नहीं जाना है, क्या करना है आपको यहाँ पर, एक बार मैं ये साइन हटाता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन है क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कॉस्ट प्राइस, आप एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, सेलिंग प्राइस नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, 100% की वैल्यू निकाल ली, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पुट कर दिया 210/11। अब डिवाइड में 11 आ रहा है, इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एंड इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जब 11 से मल्टीप्लाई हो गई, फ्रैक्शन खत्म हो गई, 11 8 जा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको साथ साथ में और बताता चलूँ, ए और बी दो नंबर हैं, या सपोज करो 23 नंबर है, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 3, इसके बाद लिखूंगा 2, और इन दोनों नंबर को ऐड करके लिख दूंगा, 253 आपका बन जाएगा। इसी तरीके से जब हमने 18 की मल्टीप्लाई करी, पहले 8 लिख लिया, 1 लिख लिया, और 8 1 9 लिख लिया, यानी कि क्या बना, मुझे मिल गया 198 मिल गया। जब उसमें मल्टीप्लाई करी दूसरे वाले नंबर में 220 मिल गया, एंड हमें यहाँ पर मिक्सर क्या जो बीच में वैल्यू दी थी वो ये फर्स्ट टाइप था, ये सेकेंड टाइप था, मिडिल वैल्यू जो थी वो 2110 था। अब इसका फंडा क्या होता है, आपको हमेशा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, यानी कि 2110 से 198 माइनस करना है तो आपको 12 मिलेगा, एंड 220 से 210 माइनस करना है तो आपको 10 मिलेगा, और ये बन जाएगा आपका रेशियो। जब आप इसको सिंपल करेंगे 2 5 10, 2 6 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को मिक्सर एंड एलिगेशन का ये जो टाइप है क्वेश्चन का, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 परसेंटेज का एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलिए आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, ए इज़ 25% मोर देन बी, यानी कि परसेंटेज के क्वेश्चन मोस्टली हम लोग कोशिश करते हैं कि रेशियो से किए जाए। 25 आपको पता है कि जो फ्रैक्शन 25% होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 होती है, एंड 40% होती है, जो 40% फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो 2/5 होती है, एंड 20% की जो वैल्यू होती है 20% इज इक्वल टू 1/5, ठीक। देन ए इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ डी। अब स्टार्ट करते हैं। ए इज़ 25% मोर देन बी, 25% मोर देन है, ज़्यादा है, यानी कि 4 पे 1 ज़्यादा है, बी से ए ज़्यादा है, तो बी 4 है, ए 4 से 1 ज़्यादा है। बी इज़ 40% लेस देन सी, यानी कि बी इज़ 40% लेस देन सी, 40% होता है 2.5, लेस देन है तो सी अगर 5 है तो बी -2 कर देंगे, इससे 3.5 बन जाएगा। एंड सी इज़ 20% मोर देन डी, यानी कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5 होती है, और मोर देन है तो 5 पे 1, यानी कि डी अगर 5 है तो सी क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। एंड
जब भी आपको ये इस टाइप के रेशियो बनते हुए दिखें तो आप क्या करें, इस साइड देखें, ये और ये 2 गैप खाली है, यहाँ पर 1 गैप खाली है, यहाँ पर 2 गैप, यहाँ पर 1 गैप। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर 4 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर 5 लिख दिया। यहाँ पर देखेंगे इसके बाद में 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया, और यहाँ पर 6 है, इससे पहले कोई नहीं है, यहाँ पर 6 लिख दिया और यहाँ पर 6 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पूछ रहा है a इज़ व्हाट परसेंट लेस देन d, यानी कि हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, हमें d की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 ज़ा 15, 15 6 ज़ा हो जाएगा 90, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा हो जाएगा 100। अब आपसे क्या पूछ रहा है, देन a इज व्हाट परसेंट लेस देन d, a d से कितने परसेंट कम है। तो यानी देखेंगे आप 100 से 90 यानी कि 10 कम है, 100 पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया, आपको आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज 10%, ठीक है। 10% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ एंड इसको फाइंड करिए, फटाक से रीड करिए और फाइंड करिए। A length of 775 meter travels at a train of length 775 meter travels at a speed of 108 km per hour and crosses a tunnel and 60 second. Find the length of the tunnel in meters. मैंने आपको कई बार बताया कि जब एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी, जब भी आप कभी ट्रेन में बैठे, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें कि जब कोई ट्रेन एक पोल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन हमेशा और हमेशा अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, ठीक। और जब भी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को या एक पुल को या एक सुरंग को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी तो लेंथ क्रॉस करेगी ही करेगी, एंड उसकी जो सुरंग की लेंथ होगी उसको भी क्रॉस करेगी, या प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी उसको भी क्रॉस करेगी, ठीक। जब ट्रेन का आखिरी डब्बा बिल्कुल प्लेटफॉर्म के एंड पर होता है, ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, ये ट्रेन आपकी चल रही है, यहाँ पर आई और निकल गई ट्रेन, तो जो ट्रेन का आखिरी डब्बा था वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पूरी पार करके तब आखिरी डब्बा उसका निकला, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, जब भी सुरंग में एक ट्रेन जाएगी तो वो अपनी जो सुरंग की लेंथ होगी उसको भी क्रॉस करेगी। A train of length 775 meter travels at a speed of 108 km per hour and cross a tunnel in 60 सेकेंड। तो 775 मीटर की ट्रेन है, 1 मीटर की सुरंग होगी, और यही फार्मूला रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड इसकी दी है 108 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो टी की वैल्यू दी गई है वो आपकी दी गई है 60, ठीक है। आपको पता है 18 6 हो गया 108, ये क्या है 775 प्लस का x इज इक्वल टू 6 5 30 और 6 3 18, 1800 बन गया। अब आपने 1800 माइनस किया 775, तो आपको जो इसका आंसर आया वो आया 1025 मीटर, यानी कि x इज इक्वल टू 1025 मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो सुरंग की लेंथ है वो 1025 मीटर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको जब भी दिखे, मैंने आपको फार्मूला बताया है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। इसी फार्मूले पे आप वर्क करेंगे तब आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 6 ईयर्स इज द 3/5 ऑफ डेट सम। जो भी एक प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो इस प्रिंसिपल का 3/5 मिल रहा है मुझे। व्हाट विल बी द एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर दिस। उसके लिए जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो क्या होगी, इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। सपोज करो क्या करना है कि जो P है, P मेरा प्रिंसिपल है एंड मुझे रेट फाइंड करनी है 6 ईयर अपॉन में 100, और जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो इस प्रिंसिपल का 3/5 है, ठीक है। आप देखेंगे P से P कैंसिल हो जाएगा एंड 3 2 6 होता है, और 5 से इसको कट किया 20 हो गया, 10 हो गया। जो R की वैल्यू आई ये आपकी आई सीधी 10%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 एक परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको फटाक से। क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड बाय 5%, 2% एंड 6% इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर
रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द पॉपुलेशन बिकेम इतनी 56,763, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। यानी कि पहले एक सिटी की 3 साल पहले पॉपुलेशन थी वो x थी, पहले 5% इंक्रीज हुई, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20 होती है, ठीक है, इंक्रीज हुई है तो 20 पे 1 इंक्रीज हुई है यानी कि 21/20 हो गया, मल्टीप्लाई इसके बाद 2% इंक्रीज हुई है, 2% की जो फ्रैक्शन बनेगी तो 1/20 बनेगी, 50 पर 1 इंक्रीज हो गया, ये आपका हो गया 51/50, ठीक, मल्टीप्लाई 6% को कैसे डिकोड कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं 2% की फ्रैक्शन 1/50 होती है तो 6% की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 3 कर देंगे 3.50 हो जाएगी, यानी कि 50 से 3 की उसमें इंक्रीज हो गया 53/50 और इज इक्वल टू 3 साल बाद ये x थी 3 साल पहले इतनी बड़ी, फिर इसका इतना बड़ा, फिर इतना पोर्शन बढ़ा, तो जब 3 साल बाद बढ़ के जो पॉपुलेशन हो गई वो 56,763 हो गई। अब आपको सीधा जो भी सॉल्व करना है, अब आपको इसमें कैलकुलेशन ही करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। 56,763 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 50 एंड मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाई 21 मल्टीप्लाई 51 एंड मल्टीप्लाई 53। अब आप देखेंगे पहले मैं इसको किससे कट करूँगा, पहले मैं इसको 7 से कट करूँगा या 3 से कट कर दिया, 3 से कट कर दिया, 3 7 जा हो गया एंड इसको जब हमने 3 से कट किया 3 1 जा 3 बजा 2 3 8 जा 24 जा 2 3 9 जा 27 3 2 जा 6 3 1 जा 3, 7 से इसको डायरेक्ट कट करें 7 2 जा 14 बचा 4 7 7 जा 19 0 7 3 जा, ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो 17 आया, इसको 3 से डिवाइड किया 901 आया, इसको 17 से डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा तो 17 5 जा 85 बचाएगा कितना 5 17 3 जा 53 53 से 53 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 25 25 2 जा हो गया 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी, सिंपल सी फ्रैक्शन बनानी है एंड इसको सॉल्व कर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, रेशियो से एक क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन रीड करें उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है अ मनी बैग कंटेन रेस 1 रेस 5 एंड रेस 10 कॉइन्स, यानी कि एक मनी बैग में 1 रेस के एंड 5 रेस के एंड 10 रेस के कॉइन थे, और जो कॉइन थे वो किस रेशियो में थे 3:5:7, यानी कि इस रेशियो में थे। 1 रुपए के अगर 3 सिक्के होंगे तो 3 रुपए बनेंगे, ठीक है, 5 रुपए के 5 सिक्के होंगे तो 25 रुपए बनेंगे एंड 10 रुपए के 7 सिक्के होंगे तो 70 रुपए बनेंगे। अब क्या बोल रहा है, इफ़ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 980, यानी कि जो टोटल अमाउंट कितना था 25 3 क्या हो गया 25 3 हो गया 28, और 28 प्लस 70 ऐड कर देंगे 98 यूनिट बना इज इक्वल टू 980, एक यूनिट की जो वैल्यू बनी वो बनी 10, ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 10 बनी तो 700 रुपये बनेंगे 10 के सिक्कों से मिलाकर, और जब हम डिवाइड कर देंगे 10 के सिक्कों से तो 10 के सिक्कों की जो संख्या आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी 70 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार रीड करें बहुत अच्छे से और सॉल्व करें फटाक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज मार्क्स ऑफ 45 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 66, ठीक है, इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर wrongly taken as 28 and 64 instead of 82 and 46 respectively, then what will be the correct average, ठीक है, ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखिए करेक्ट मार्क्स या करेक्ट एवरेज निकालना है, ठीक, क्या निकालना है करेक्ट एवरेज, ये कोई डिवाइड नहीं है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ करेक्ट एवरेज। आप देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई द एवरेज मार्क्स ऑफ 45 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 66। पहले हमने 45 स्टूडेंट्स नंबर एंड और जो इसका वो था द एवरेज मार्क्स ऑफ 45 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी
66, इस पर हमें क्या कर देना, 66 का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, 66 का मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 45 मल्टीप्लाई 66 कर देंगे और माइनस इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर रॉन्गली टेकन एज, रॉन्गली जो नंबर गलत ले लिए गए थे माइनस कर देंगे उनको, गलत कौन कौन से ले लिए गए थे, टेकन एज 28 एंड 64, ये रॉन्गली ये गलत नंबर ले लिए गए थे, 28 मल्टीप्लाई 64 और प्लस कर देंगे करेक्ट, करेक्ट कितना है 82 प्लस 46, भाई इन्हीं की जगह 82 एंड 46 की जगह मैंने गलती से 28 एंड 64 लिख दिया एंड मैंने डिवाइड कर दिया इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एन कितना था, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो आपके 45 थे, ठीक है, यहाँ से आपका आंसर सीधा सीधा निकल के आ जाएगा, यानी कि करेक्ट एवरेज इज इक्वल टू एन इंटू जो नंबर दिया गया हो, एन इंटू नंबर माइनस का जो रॉन्ग नंबर्स होंगे और प्लस के जो राइट नंबर होंगे, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक, ये आपका फॉर्मूला था कि द एवरेज ऑफ 45 स्टूडेंट्स, यानी कि एन की वैल्यू हो गई वर फाउंड टू बी 66, एक चीज़ यहाँ मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेंगे कि जो एन इंटू जो एवरेज दिया गया है, ठीक, हमें पता है एक फार्मूला ये वाला तो पता ही पता है कि एवरेज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 45 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 66, ठीक, तो जो एन नंबर्स थे 45 स्टूडेंट्स थे, इनका जो एवरेज था वो 66 था, माइनस रॉन्गली जो हमने लिख दिए थे वो 28 प्लस 64 लिख दिए थे, और जो करेक्ट नंबर थे वो मैंने ये लिख दिए, ठीक। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 45 66, एक बार कैलकुलेशन करनी है फटाक से, 45 66 ये हो गया 6 5 30, 3 6 4 जा 24 और 3 27, ये 27, ठीक, 0 7 7 2 9 2970 बना, माइनस का इसको जब आप 2970 माइनस का इसको ऐड कर देंगे 8 4 12 1 6 2 8 1 9 प्लस इसको जब ऐड कर देंगे 128, यानी कि 8 9 10 3 माइनस 92 किया, आपको मिला 3006 और इसको डिवाइड कर दिया 45 से, ये 3 से भी डिविजिबल है दोनों, देखते हैं 1002 हो गया एंड ये 15 हो गया, आपको पता है 15 6 हो गया 90 बचा 10, 15 6 90, अब क्या बचा 12 10 हो जाएगा तो 15 8 जा 66.8 जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखना है, जब भी रॉन्ग नंबर पूछे एन इंटू एवरेज माइनस रॉन्ग नंबर्स हो और प्लस राइट नंबर अपॉन में नंबर्स, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स से आज कोई भी डाटा जो भी दिया गया हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सक्सेसिव डिस्काउंट पे है, सॉल्व करिए, एक बार रीड करिए उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट, एक डिफरेंस एक सिंगल डिस्काउंट है 30% का, ठीक, एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन अ बिल इज 42, यानी कि सिंपल एक जो है सिंगल डिस्काउंट है। आप एक चीज़ देखेंगे कि आप दुकान पर गए, ठीक, डिफरेंस क्या होता है मैं आपको समझा दूं, आप गए दुकान पर, एक आपने 1000 रुपये की शर्ट देखी, उसने आपसे बोला, दुकानदार ने आपसे बोला कि इस पर 40% का डिस्काउंट हम दे देंगे, यानी कि 1000 रुपये MRP था उसका, ठीक है, उसने आपको 40% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि इस 1000 का आपको 60% की उसने शर्ट बेच दी, 400 का डिस्काउंट दे दिया, 600 की आपको शर्ट बेच दी, ठीक। अब यहीं पर एक दुकानदार ने कंडीशन रख दी, क्या कंडीशन रख दी कि आप 1000 रुपये की शर्ट है, ठीक, इससे मैंने क्या किया 20% की तो आपको तुरंत छूट दे दी, ठीक, लेकिन आप हमारे यहाँ डेली आते हैं, आप हमारे यहाँ डेली आते हैं या मतलब रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ ही आते हैं, तो इसके बाद में पहले आपको 20% देगा, फिर 10% छूट चलो और दे देते हैं, 10% छूट और दे देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि पहले उसने 1000 रुपये पर आपको 20% की छूट दे दी, ठीक है, यानी कि 800 रुपये दे दी, और उसने बाद में 10% की छूट और दे दी। जब आपने उससे क्या बोला कि भैया मैं तो हर बार आता हूँ तो कपड़े लेने यहीं से आता हूँ आपकी दुकान पे ही, तो उसने क्या किया 20% फीस जो आपको छूट दे दी थी उसी पे 10% की छूट और दे दी, यानी कि आपको 720 रुपये में ही कपड़ा बेच दिया,
720 रुपये में ये कपड़ा बेच दिया। या उसने 20% छूट और दे दी। जब आपने उससे बोला कि मैं यहीं डेली आता हूँ, तो उसने कहा अच्छा चलो 20% जो छूट दी थी इसी में मैं 20% छूट और दे देता हूँ। यानी कि इस पर जब 20% छूट दे दी तो उसने 80 रुपये 20% की छूट दे दी, 1/5 यानी कि 4/5। ठीक है। या उसने सीधा 80% में बेच दिया यही कपड़ा। ठीक है, आप देखेंगे तब भी उसने 640 पर ये कपड़ा बेच दिया। उसने क्या किया कि फ्लैट 40% डिस्काउंट से अच्छा आपको बातों बातों में उसने 640 में वो शर्ट बेच दी। 40% आप 40 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट ही हुआ। ठीक, ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। अब आप एक चीज़ देखेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऐसे बता दिया था। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल डिस्काउंट। एक डिस्काउंट तो कितना है 30% का है, और जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देखने को मिले, जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देखने को मिले तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a+b माइनस ab/100। ठीक, ये वाला फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करेंगे। ठीक है, लगातार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, आपको 30% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा था, यानी कि 30 प्लस का 30 माइनस का 30 मल्टीप्लाई 30/100। आप देखेंगे 30 हो गया 60 और माइनस का 900/100, तो आपको मिल गया 60 माइनस का 9 यानी कि 51%। ठीक, दो जब आप उसने 30% के सक्सेसिव दिए तो वो 51% का डिस्काउंट दे रहा है, एंड फ्लैट डिस्काउंट जो दे रहा है वो आपको 30% का दे रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन दिस, यानी कि 51% एंड 51% माइनस का, सॉरी गलती हो गई, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, यानी कि मुझे 30 पे नहीं लगाना सक्सेसिव, 20% डिस्काउंट पे लगाना है। तो जब आप a+b यानी कि 20 प्लस का 20 माइनस का 20 मल्टीप्लाई 20/100 करेंगे तो आप देखेंगे 40 माइनस का 4, ये आपका बनेगा जाकर 36%। ठीक, 36% बनेगा जाकर। अब वो क्या बोल रहा है, 36% इन दोनों का जो डिफरेंस है माइनस का 30% इक्वल टू 42 है, यानी कि 6% की जो वैल्यू है वो आपको 42 दे रहा है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द बिल इन रुपीज। 100% की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, 1% की वैल्यू क्या हो गई 42/6 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपको मिल जाएगा जो 100% की वैल्यू आई थी, यानी कि जो अमाउंट था टोटल वो कितना था 700 था। ठीक है, इस टाइप से वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फटाक से, एंड हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 700 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ। 16 की तरफ क्या बोल रहा है, आपको इस फार्मूले में एक चीज़ याद रखनी है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ये एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, नोट कर लेना है कहीं पर भी, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक, अब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन रेशियो 3:4, यानी कि ए, बी और सी ने जो अपनी 3:4 में क्या किया, कैपिटल लगाई, पूंजी लगाई। ठीक, इतने में उसने इन्वेस्टमेंट किया। एट द एंड ऑफ द बिजनेस पीरियड दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो 2, 3 and 5। ठीक है, यानी कि कैपिटल गुणे टाइम होता है। ठीक, और इन्हें प्रॉफिट कितना मिला, प्रॉफिट किस रेशियो में मिला, प्रॉफिट मिला इन्हें 2:3:5। ठीक, आपको ये पता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम होता है। मुझे कैपिटल दी है, मुझे प्रॉफिट दिया है, क्या पूछ रहा है, इनका टाइम पूछ रहा है। इनका क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो यहाँ से जब टाइम निकालेंगे तो क्या ये प्रॉफिट अपॉन कैपिटल नहीं हो जाएगा। ठीक है, सेम यही हमें करना है। टाइम इज इक्वल टू, इधर साइड कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, यानी कि ए का प्रॉफिट 2 में है, ए की कैपिटल 3 रेशियो में थी, और बी का प्रॉफिट 3/4 एंड ऐसे सी का 5/8। ये रेशियो है, फ्रैक्शन में बनाया। इसको सॉल्व करने के लिए इन तीनों का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जो डिनोमिनेटर है इसका हमने एलसीएम ले लिया। इसका एलसीएम आया 8 3 24, उससे तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता चला 3 8 जा, ये होगा 8 2 16। ठीक है, 4 6 जा, ये हो जाएगा 18 एंड मल्टीप्लाई 8 3 जा, तो ये हो जाएगा 15।
16, 18 एंड 15। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? 17 क्या बोल रहा है? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक बार करवा दिया, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, एक बार रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे फटाक से, जल्दी करिए। बोला है हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस है 60 केजी, 60 रेस पर केजी, 60 रेस पर केजी शुड बी मिक्सड विथ राइस 42, यानी कि ये पहले टाइप का है फर्स्ट और ये सेकंड। ये कॉस्ट प्राइस दिया है मुझे, ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस दिया। सो डैट बाय सेलिंग द रिजल्टेंट मिक्सचर एट 56 पर केजी अ प्रॉफिट ऑफ 12% कैन बी मेड, यानी कि ये जो मुझे दोबारा दे रहा है ये आपका क्या दे रहा है? सेलिंग प्राइस दे रहा है, सेलिंग प्राइस दे रहा है। दोबारा क्या दे रहा है? सेलिंग प्राइस दे रहा है। एक बार फिर से देखेंगे इसको, चलो कोई बात नहीं, ये सेलिंग प्राइस दे रहा है, यानी कि बाय सेलिंग रिजल्टेंट मिक्सर 56 पर केजी हमें प्रॉफिट हो। सेलिंग प्राइस यानी कि 100% तो अपना कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, 12% इसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो 112% में सेल कर रहा है, उसकी वैल्यू है 56। इससे हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 112 मल्टीप्लाई 100। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई? 100% की वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई? 100% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50। तो जो मिक्सर है ना उसको कितने पे सोल्ड कर रहा है? 50 पे। अब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर देंगे, 8 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा 2 4 जा 10 एंड 2 5 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी कि 4:5। कहीं पर गलती हुई है, एक बार इसको सॉल्व करके फिर से देखेंगे। कॉस्टिंग 60 रेस पर केजी मिक्सड विथ 42 एंड 56 केजी पर उसे 12% का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 56/112 मल्टीप्लाई 100, ये 2 हो गया और ये हो गया 50। ये क्या हो गया? 50 हो गया। ये आपका 8 बन जाएगा और ये आपका 10 बन जाएगा। 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। इसका जो आंसर आएगा करेक्ट वो आपको 4:5 देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना है, 4:5 इज द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? 2 numbers आर इन द रेशियो 7:11। ठीक है, देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स इज 385, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो 2 नंबर हैं वो 7 और 11 के रेशियो में दिए गए हैं। अच्छा, 7-11 के रेशियो में दिए। हम क्या करते हैं जब भी क्या लेते हैं? जब भी एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, हमने ये मान लिया कि ये नंबर 7x है और ये नंबर 11x है। ठीक, 7x है एंड 11x है। ठीक, इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x, ये आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका एलसीएम देखने को मिलेगा, एलसीएम देखने को मिलेगा, यानी कि एलसीएम कितना आया? 77x आया और एलसीएम हमें गिवन कितना है? हमें एलसीएम गिवन है 385। ठीक, मैं इसको 5 की मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, हमें जो है 385 मिल जाएगा, 5 7 जा 35, 3 एंड 38 हो जाएगा। आप देखेंगे x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? यानी कि 7x एंड 11x। जब इसमें आप 5 रख देंगे तो आपको 35 मिल जाएगा एंड 55 मिल जाएगा। जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 35। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्या बोल रहा है? द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब, क्यूब यानी कि घन। क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। ठीक, अब द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज a√3। ठीक, घन का जो डायगोनल होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे, मेंसुरेशन हमेशा फॉर्मूला पे चलती है। एक चीज़ ध्यान रखना, डायगोनल जो घन का होता है वो होता है a√3 एंड घन का जो CSA होता है, CSA जो होता है वो क्या होता है? 4a² होता है एंड इसका जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया वो आपको 6a² देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये घन से रिलेटेड 3 फार्मूले हैं, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करिए। फार्मूले आपको याद होने चाहिए। जब तक आपको फार्मूले मैथ्स में नहीं याद होंगे तब तक आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं लैग करेंगे। ठीक है, इसलिए फार्मूले आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, स्टूडेंट्स, कई बच्चे सो रहे हैं तो सोइए नहीं भाई, कॉपी पेन लीजिए और सवाल सॉल्व करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है, एग्ज़ाम निकालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, सोने से काम तो चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कॉपी पेन लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए पहले। ठीक
ठीक है। उसके बाद आप फिर से कोशिश करिए, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जब आपसे क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पर आएंगे। और मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ब्रेन डेस्क एडू जो है आपके साथ में लगातार मॉक टेस्ट आयोजित करता जा रहा है, ठीक है। तो आप कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर बाइलिंगुअल टेस्ट चाहिए, बाइलिंगुअल टेस्ट चाहिए, तो उनकी डिमांड पे बाइलिंगुअल टेस्ट भी बनाया गया है। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करा दी जाएगी, आप वहाँ से जाएं और अपना टेस्ट दें और अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस ज़रूर करें, ठीक है। परफॉर्मेंस का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं यहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, मुझे भी इतना इंप्रूव करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, मेहनत तो लगेगी, 200 में 130 या 140 नंबर स्कोर करना वो आपसे मेहनत मांगता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी एसएससी के बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी वो सब किया है, तो मुझे पता है कि 130 या 140 मार्क्स लाने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ पर वर्क करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है, वही आपको जीत दिलाएगी, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल यानी कि a√3 इज इक्वल टू दिया है आपको 6√3, √3 से √3 कट गया, a की वैल्यू आपको 6 आ गई, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपने पढ़ा कि 6 के स्क्वायर होता है, 6 मल्टीप्लाई 6 आप देखेंगे 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोल रहा है, इफ 18 मैकेनिक्स कैन रिपेयर 90 कार्स इन 10 डेज। आप एक चीज़ देखो, 18 मैकेनिक्स, इसका फार्मूला होता है मेन वन, ये टाइम एंड वर्क का एक मतलब एक अलग सा वो है टाइप है क्वेश्चन का, मेन वन एंड डेज वन इंटू हार अपॉन वर्क वन इज इक्वल टू मेन 2 डेज 2 हार्स 2 अपॉन में वर्क 2, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, एक चीज़ सीखनी है। क्या सीखनी है कि 18 मैकेनिक्स कितने 90 कार्स, ये हमारा काम हो गया कि 18 मैकेनिक जो हैं वो 90 कार को सही कर रहे हैं कितने दिन में, 10 दिन में। अगर हमें घंटे की वैल्यू दी होती तो वहाँ पे हार्स की वैल्यू पुट करते, नहीं दी है तो मैं उसको छोड़ दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। हाउ मैनी मैकेनिक्स विल बी नीडेड टू 150 कार्स इन 12 डेज, यानी कि पहले मेन वन में आए तो 18 मैकेनिक्स हैं, रिपेयर क्या करते हैं, वर्क क्या है, वर्क ध्यान रखना है हमेशा, वर्क जो होगा वो नीचे आएगा। वर्क क्या है, 90 कार्स रिपेयर कर रहे हैं एंड कितने दिन में कर रहे हैं, 10 डेज में कर रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा हाउ मैनी मैकेनिक्स, यानी कि मेन 2 पूछ रहा है, विल बी नीडेड टू रिपेयर 150 कार्स इन 12 डेज। ये हमें डेज की वैल्यू दे दी गई, m2 मल्टीप्लाई डेज 2 की वैल्यू जो दी गई है वो हमें 12 दे दी गई। इसको सॉल्व कर देना है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 6 ज़ा 18, ठीक है, 6 2 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, जो आपकी मेन 2 होंगे वो आपको 25 मैकेनिक्स लगेंगे, 25 मैकेनिक्स लगेंगे विल बी नीडेड टू रिपेयर 150 कार्स इन 12 डेज, यानी कि 25 मैकेनिक्स 150 कार को 12 दिन में रिपेयर कर देंगे। आई होप ये वाला जो स्पेसिफिक जो आपको टाइप है क्वेश्चन का, ये आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोल रहा है, व्हेन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई 8 द रिमाइंडर इज 3, यानी कि जब n को 8 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 3 मिला। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 6n-1 इज डिवाइडेड बाई 8, ठीक। आपको एक चीज़ देखनी है, n को हमने डिवाइड किया 8 से तो रिमाइंडर हमें 3 मिला, ठीक। जो रिमाइंडर है उसी को हम नंबर मान लेते हैं, यानी कि अगर हम 3 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे डिवाइड तो होगा नहीं, रिमाइंडर 3 मिलेगा। या हमने 11 ले लिया, 11 को 8 से डिवाइड किया, हमने ये वैल्यू अज्यूम कर ली क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 11 को 8 से डिवाइड किया तब भी आपको रिमाइंडर कितना मिला, 3 मिला, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन छोटी करेगा, ये थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाएगा, ठीक। अब क्या बोल रहा है आपसे, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 6n-1, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 3 -1 डिवाइड बाई 8, उस वैल्यू को भी ले लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 11 -1 डिवाइड बाई 8। आप देखेंगे 17/8, 8 2 जा 16 पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह 65/8, यहाँ पर 65/8 बनेगा, तो आप देखेंगे 8 8 जा 64 कम्प्लीटली डिवाइड है, जो रिमाइंडर आएगा वो भी यहाँ पर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की तरफ। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6।
आपसे क्या नंबर पूछ रहा है? आपसे ये नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, सभी 2 डिजिट के नंबर का सम जो किससे डिविजिबल है, जो 4 से भी डिविजिबल हैं, जो 6 से भी डिविजिबल हैं। जो एक ऐसा नंबर जो 4 से भी डिविजिबल होगा, जो 6 से भी डिविजिबल होगा, वो 4 और 6 के एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 6 का एलसीएम निकाल देंगे। 4 और 6 का जब आप एलसीएम निकालेंगे आपको पता चलेगा 2 2 जा और 2 3 जा, यानी कि जो एलसीएम आएगा वो आपका 12 आएगा। अब हमें 12 एक छोटी से छोटी संख्या ऐसी हो गई जो 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है, लेकिन हमें ऐसे सभी 2 डिजिट के नंबर चाहिए, यानी कि 12 प्लस का 24, इसके मल्टीपल स्टार्ट करेंगे, प्लस का 36 प्लस डैश डैश करके जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा 12 8 जा 96 होता है और 12 9 जा 108 होता है, जो कि 3 डिजिट की नंबर हो गई। हमें सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का क्या मिला, जो 4 और 6 से डिवाइड है, वो हमें मिला 96 मिला। आप कहेंगे आप इसका सम क्या मैनुअल लिख के सम निकालेंगे क्या? नहीं, मैनुअल लिख के सम नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 कॉमन ले लेंगे, तो आप देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या होता है, 12 8 जा, प्लस का 5 प्लस का 6 + 7 + 8। ठीक, अब आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, स्टार्टिंग से सभी क्रमागत n संख्याओं का जो योग होता है वो होता है, क्रमागत n संख्याओं का योग जो होता है n + 1/2। ठीक है, n 1 2 3 4 5 6 7 8, 12 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 8 हो गई और 8 + 1 क्या 9 हो गई, /2 कर दिया, 2 4 जा 8 हो गया, 9 4 जा 36 हो गया। इसको मैंने डिवाइड किया 12 से, 12 6 जा 72 और 12 3 जा 36, ये 2 7 6 13 3 1, ये हो गया 432, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार रीड करें और सॉल्व करें फटाक से। अ बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 km/h, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 km/h, फाइंड द टोटल टाइम टेकिंग। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या बात बताऊं, जब भी कभी आप वाराणसी गए होंगे, हरिद्वार गए होंगे, आपने बोट पे राइडिंग करी होगी, बोट पे बैठे होंगे, ठीक है, आप एक चीज़ देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर बोट जो है पानी के बहाव की दिशा में बह रही है, ठीक है, बोट जो है जिस दिशा में धारा बह रही है यानी कि पानी बह रहा है उस दिशा में अगर बोट चलेगी तो बोट की जो स्पीड होगी वो आपको ज़्यादा प्रतीत होगी। अगर उसी समय अगर धारा विपरीत दिशा में चल रही हो, ठीक, सपोज धारा इस साइड को जा रही है और नाव इस साइड को आ रही है, तो आप देखेंगे स्पीड जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि धारा पीछे ढकेल रही है बोट को और बोट आगे जाना चाह रही है, ठीक है, तो जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक, अब एक चीज़ देखनी है, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट वाटर, और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, विद वाटर। जहाँ पर आपको अप स्ट्रीम दिखे वहाँ पर बोट माइनस वाटर करना है, जहाँ पर आपको डाउन स्ट्रीम दिखे वहाँ पर बोट प्लस वाटर करना है, क्योंकि बोट की अपनी स्पीड भी होगी, बोट अपनी स्पीड से चल रही है और पानी अपनी स्पीड से चल रहा है, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये धारा की स्पीड दी गई है, यानी कि ये मुझे W दिया गया है। ठीक, स्पीड ऑफ बोट ये कितनी दी गई है, 18 km/h, यानी कि जब ये दोनों एक ही साइड में बहेंगे यानी कि बोट प्लस वाटर दैट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ जब बहेगी तो बोट की भी स्पीड इंक्लूड हो जाएगी और वाटर की, या भाई वाटर की अपनी स्पीड से बाहर है और बोट भी अपनी स्पीड से चल रही, दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं, दोनों की स्पीड इंक्लूड ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो 24 बन जाएगा। ठीक, और जब अप स्ट्रीम चलेगी यानी कि अप स्ट्रीम का मतलब जो हुआ वो हुआ बोट माइनस वाटर, बोट पानी के अगेंस्ट चल रही है तो हम स्पीड को माइनस हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, 18 माइनस का 6 कर देंगे, क्या बचा, 12 बचा। ठीक, अब आपको एक फार्मूला तो मैंने बता ही रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अ बोट ट्रेवल्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ वाटर इज दी है, फाइंड द टोटल टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो सबसे पहले उसने 24 किलोमीटर तय किया, 24 किलोमीटर तय किया अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, प्लस टोटल टाइम पूछ रहा है ना, 36 डाउन स्ट्रीम में तय किया, डाउन स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी, 24 थी,
डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड थी उसकी कितनी थी 24। भाई 18 में 6 जब आप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। आपको ये तो सीधा सीधा 2 मिल गया, प्लस ये क्या हुआ 12 2 जा और 3 जा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन किस में आ रहे हैं, ऑप्शंस थोड़ा सा जो आ रहे हैं वो आपके, अब वो ट्रेवल्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि वोट माइनस वाटर, 18 माइनस 6 दैट इज 12 एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 36 किलोमीटर किस में जा रही है, डाउन स्ट्रीम में जा रही है। 36 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, धारा की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि जब आप बोट प्लस वाटर फाइंड करेंगे, बोट प्लस वाटर फाइंड करेंगे तो 18 प्लस 6 हो जाएगा, डेट इज 24। जब आप बोट माइनस वाटर फाइंड करेंगे, बोट माइनस वाटर फाइंड करेंगे तो 18 माइनस 6 हो जाएगा, डेट इज 12। अब ये मुझे पता ही चल गया। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम यानी कि बोट माइनस वाटर है, एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है धारा के साथ। तो 12 2 जा 24 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, ये आएगा 1.5। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5 आवर्स। ठीक है 3.5 आवर्स। थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे, 3.5 आवर्स जो है इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। थोड़ी सी इसमें एरर है, अगर इधर 36 होता अप स्ट्रीम में, 36 किस में होता, अप स्ट्रीम में 36 होता तो आपको ये 12 मिल जाता, और डाउन स्ट्रीम में कितना होता 24 होता, तो आपको डाउन स्ट्रीम 24 हो गया। तो तब आप देखते कि 3 + 1 आपको देखने को मिलता। ठीक, तब आपको 4 आंसर इस ऑप्शन के हिसाब से देखने को मिलते। अभी जो आंसर आएगा वो टोटल टाइम कितना टेक होगा, 3.5 आवर्स टोटल टाइम इसमें लगेगा। ठीक है, अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, अब स्ट्रीम समझ लिया, अप स्ट्रीम मतलब धारा के विरुद्ध एंड डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 36। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं इनका जो हमेशा सम होता है, ये कितना होता है 90 डिग्री होता है, एंड जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं इसका जो सम होता है ये 180 डिग्री होता है। अब क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 36, यानी कि a माइनस बी का जो सम दिया गया है वो 36 दिया गया है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, उनका जब डिफरेंस लेंगे तो वो 36 मिलेगा। व्हाट आर द एंगल्स, व्हाट आर द एंगल्स। ऐसे में हमें पता है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा, a प्लस बी का जो सम होगा वो कितना होता है 90 होता है। जब भी हमें a प्लस बी इक्वल 90 दिया है, माइनस बी हमें 36 दिया है, हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करें, आप 90 प्लस का 36 अपॉन 2 कर दें, एंड आपको b की वैल्यू निकालनी है तो आप 90 माइनस 32 अपॉन 2 कर दें। ठीक है, आप देखेंगे 6 12 अपॉन 2 और ये 54 अपॉन 2 डेट इज 27 एंड डेट इज 63, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको सॉल्व करवाऊँ, तब तक के लिए फार्मूले कुछ लिखवाता हूँ। प्रिज्म, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है ना, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एंड प्रिज्म का जो CSA होता है, ये ध्यान रखेंगे आप, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, एंड प्रिज्म का जो TSA होता है, टोटल सरफेस एरिया, दैट इज इक्वल टू CSA प्लस 2 एरिया ऑफ बेस। ठीक, ये आप फार्मूले प्रिज्म से रिलेटेड है, फार्मूला याद कर लेना। आपके एग्जाम में 100% है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एंड अगर आपको फार्मूले नहीं लर्न है तो आप भूल जाइए क्वेश्चन सॉल्व करना।
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा हमेशा फॉर्मूले की जरूरत आपको पढ़नी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ प्रिज्म हैज अ रेक्टेंगुलर बेस। प्रिज्म का जो बेस है वो रेक्टेंगुलर यानी कि बेस जो है प्रिज्म का वो आयत बना हुआ है, विथ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 18 सेंटीमीटर एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। आपको क्या पता चला, जो प्रिज्म की हाइट है वो कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड जो आपका बेस है ये रेक्टेंगुलर है। सर बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है। इसका एक साइड 6 सेंटीमीटर है, इसका एक साइड 10 सेंटीमीटर है। मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, CSA + 2 एरिया ऑफ बेस होता है। ठीक, लेकिन CSA जब पहले आप निकालोगे, CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, तो पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना है मुझे, 2L + B करना है, यानी कि 2 × 10 + 6 16 हो गया, ये आ गया अपना 32। ठीक, CSA जब मैंने निकाला तो पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि 32 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से। ठीक, यानी कि 18 2 हो गया 36, नहीं ऐसा नहीं, 18 3 हो गया 54, 18 2 हो गया 36, ये मुझे क्या मिल गया, 576 मिल गया। जब मैंने TSA निकाला तो हमें पता चला कि TSA का जो फार्मूला होता है वो CSA प्लस का 2 एरिया ऑफ बेस भी होता है, एरिया ऑफ बेस होता है। अब ये तो मैंने पेरीमीटर निकाला था, एरिया जब आप इसका निकालोगे, एरिया आपको पता है 120 होता है। एरिया क्या हो जाएगा, L × B हो जाएगा, L × B दैट इज 60, 10 6 60। और जब 2 इसमें ऐड करोगे यानी कि 576 प्लस का 2 × 60 यानी कि 576 120, ये हो जाएगा 6 7 2 9 516 एंड स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके क्लास का लास्ट क्वेश्चन था एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब भी आप पेपर में बैठेंगे तो आपको प्रिज्म एंड पिरामिड से हमेशा हर एग्जाम में SSC के आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, कभी कभी इवन ये भी होता है कि आपको लगभग दे देगा 2 से 3 क्वेश्चन, वो भी प्रिज्म एंड पिरामिड पे बेस्ड ही दे देगा। तो इसलिए प्रिज्म का आज मैंने कॉन्सेप्ट, प्रिज्म के जो फॉर्मूले थे वो मैंने करवा दिए। पिरामिड जो होगा किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर कर दूंगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 25 जो क्वेश्चंस हैं इसका सेट मैंने आपके साथ आज डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिली होंगी इस प्रैक्टिस सेट से। अब आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, जितनी भी चीज़ें आज आपने नोट करें, जितने भी सवाल आपने सॉल्व करें, इसको आपको रिवीजन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है। आपने अपने दिमाग में सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से बैठा लेने हैं। मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको यही सारे क्वेश्चन मैक्सिमम देखने को मिले, ये मेरी कोशिश है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बताएंगे कि लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और मैं रीजनिंग का लेक्चर भी आपके साथ में लगातार डिस्कस करता रहूँगा। वहाँ पर भी आपको एक बहुत ही जल्द एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट, यही मैं सोच रहा हूँ कि 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट वहाँ पर रीजनिंग में भी स्टार्ट करूँ, जैसे आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, उस हिसाब से प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छी हो पाए। स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देते रहिए, एनालिसिस करते रहिए मॉक टेस्ट का, और जो भी उसमें गलतियाँ निकले उसको लगातार आप इम्प्रूव करिए एंड आप अपनी परफॉर्मेंस पे भी पोस्ट करिए। अगर आप हमारे ऐप ब्रेनडेस्क EDU से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए ब्रेनडेस्क EDU एंड वहाँ पर अभी कंटेंट स्टार्ट हुआ है। ठीक है, क्लासेस जो हैं वहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हुई है, क्योंकि कुछ सर्वर इशूज़ आ रहा था, इसकी वजह से वहाँ पर जो कंटेंट था वो आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, कंटेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी अपलोड होने में। ठीक है स्टूडेंट्स, वो इशू समस्या सॉल्व हो जाएगी, जैसे जैसे धीरे धीरे सॉल्व हो रही है वहाँ पर जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं आपके लिए अवेलेबल होते दिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, ब्रेनडेस्क EDU से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़े रहिए, हमारे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए एंड अगर कोर्स में आप एनरोल करेंगे बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।